अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और वीकेंड मना रहे होंगे। बड़ी मज़ेदार सी सर्दी शुरू हो गई है और बस अब जाहिर है बढ़ती जाएगी और एक दो बारिशें हो गई तो बस फिर तो हाला ला 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 हो जाएगी। तो जी इस्लामाबाद में मैं हूँ और इस्लामाबाद का मौसम काफ़ी ठंडा हो चुका है और ड्राई है। इस वजह से बहुत गले शले भी लोगों के ख़राब हो रहे हैं और मुझे भी हल्का सा फ्लू है, लेकिन ये कि गुजारे वीडियो अभी भी बन सकती है, बात अभी भी कर सकती हूँ। बीच बीच में थोड़ा सा अगर खांसूंगी तो आप लोग माइंड ना किएगा। खैर, हम न्यूज की तरफ चलेंगे और उससे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ करके, प्लीज 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 जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आजकल बड़े स्लो हो गए हैं आप लोग, वैसे पता है सब्सक्राइब करने में। वीडियो तो देख लेते हैं लेकिन पता नहीं सब्सक्राइब क्यों नहीं करते। खैर, आप लोग की मर्जी, लेकिन मैं तो रिक्वेस्ट करती ही रहूंगी। और फिर हम आगे चलते हैं और हम सबसे पहले बात करते हैं कि जी सिद्धू जी आए हैं। बिल्कुल जी, नवजोत सिंह सिद्धू जो हैं आपके इंडियन हमारे क्रिकेटर भी रहे हैं। उसके बाद एक कॉमेडी शो आया करता था, बल्कि आता है अभी भी, कपिल शर्मा का। उसमें बैठ के वो हु हंसा करते थे। तो वो भी थे और भी हमने उनके कई रूप देखे हैं। और पाकिस्तान वो आए हैं जी, करतारपुर कॉरिडोर पहले भी जब ओपनिंग हुई थी तब भी वो आए थे और उन्होंने जी इमरान खान साहब की भी बड़ी तारीफें की थी, हमारे प्राइम मिनिस्टर की। और जो वड्डे वाले बाजवाजी हैं उनको भी झप्पियां शप्पियां डाल के गए थे। तो उस पर बड़ी बातें बनी थी जी। उनको जाकर इंडिया में काफी उनको बातें सुननी पड़ी थी कि जी क्यों आप इतने जो है ना वो ओवर फ्रेंडली हो रहे थे। लेकिन खैर कोई बात नहीं, ऐसा होता है। और जाहिर है कि वो एक पुरानी जान पहचान है उसकी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के साथ। और बाजवा साहब को भी उन्होंने थोड़ी जप्पियां शप्पियां मार ली, तो इतना घबराने की जरूरत नहीं है। पता नहीं इंडिया वाले घबरा क्यों जाते हैं। हम तो बहुत बार कहते हैं जी घबराना नहीं है। तो पहले हम देखते हैं सिद्धू जी की वीडियो और फिर बात करते हैं। क्या बात है सर, ऑन बिहाफ ऑफ प्राइम मिनिस्टर साहब, अरे ऑनर पे पाकिस्तान सबकी तरफ से सर आपको खुशामदीद। मेरा बड़ा भाई, वेरी वार्म, मेरा बड़ा भाई, उसमें बहुत प्यार। वी हैव बीन वेटिंग फॉर दिस डे फॉर सो लॉन्ग। ऑनर, वेरी वार्म वेलकम, थैंक यू, गॉड ब्लेस। जी, आपने देखा कि जी बड़े फूल शूल पहनाए जा रहे थे, फूल शूल फेंके भी जा रहे थे उनके ऊपर। और जहाँ यहाँ से जो इमरान खान साहब ने अपने स्टाफ में से किसी को भेजा था जो उनको रिसीव करने गए थे, वो भी बड़ी वार्म वेलकम कर रहे थे। और सिद्धू जी ने भी जाहिर है अखलाकन कहा कि जी बिल्कुल मेरे बड़े भाई हैं। बाजवा साहब मेरे ख्याल कहीं उनको आजू बाजू कहीं नजर नहीं आया, तो इसलिए वो रह गए, उनकी जप्पी रह गई, वरना शायद वो उनको भी जप्पियां डाल लेते। तो खैर, मैं तो इस चीज को कहती हूँ कि कोई बात नहीं, हौसला रखिए और घबराना बिल्कुल नहीं है इंडिया ने। और कोई बात नहीं, इस तरह की थोड़ा थोड़ा करके प्यार आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाएंगे ना हम लोग, तो फिर ऐसा होगा कि खैर सिद्धू जी ने तो ज्यादा ही कह दिया। उन्होंने कहा कि जी बॉर्डर खोल दो, तो ये तो वो तो आपको पता है कि थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो जाता है कभी कभार। जो पॉलिटिशियंस होते हैं वो अपनी बात से दो चार लाइनें ज्यादा बोल देते हैं। तो ठीक है, आप बॉर्डर ना खोलिए, अब हमें कौन सी जरूरत है, हम तो वैसे भी बजरंगी भाईजान की तरह नीचे से आ जाते हैं, आपको पता ही है। तो वो पिक्चर हम ही लोगों को देख के इंस्पायर होकर सलमान खान ने बनाई थी, बजरंगी भाईजान। आपने देखा था ना कैसे कैसे सुरंग में से निकल के जाते थे। तो आप क्या कश्मीर वगैरह में तो हमारे लोग विजिट कर कर आ जाते हैं वापस। मेरे जैसे लोग जो है वो नहीं जा पाते, क्योंकि मेरे कपड़ों में मुझे मट्टी लगी हुई अच्छी नहीं लगती। और वैसे भी कीचड़ भी होता है, मैंने सुना है वहां पे बड़ा पानी शानी पड़ा होता है। तो इसलिए मैं चाह रही थी कि अगर मैं तमीज से जाऊं तो ज्यादा अच्छा है। लेकिन खैर, आप देखते हैं कि वो बॉर्डर का भी इजाजत देता है कि जी आइए, आप भी आइए और हमें विजिट कीजिए। हम भी जरा दिल्ली देखें, जरा मुंबई देखें, बल्कि मुंबई देखें। और क्या कहते हैं, अमची मुंबई। तो वो भी देखें। लेकिन खैर देखते हैं वो टाइम कब आता है। लेकिन खैर कोई बात नहीं, अगर ये करतारपुर कॉरिडोर खुला है और इसमें जो है वो इंडिया से लोग आ रहे हैं और यहाँ विजिट कर रहे हैं, तो उसको अच्छी तरह से लेना चाहिए और दोनों कंट्रीज को जो है वो वेलकम करना चाहिए। और मैं तो खुद भी सोच रही थी कि करतारपुर कॉरिडोर जाऊं, लेकिन वो मैं दिसंबर के मिड में जाऊंगी और फिर वहां जाके कोशिश करूंगी कि कुछ लोगों से बात कर सकूं और देखूं कि लोगों को कैसा लग रहा है यहाँ पर आके। लेकिन खैर, हम आगे बढ़ते हैं और हम आज की दूसरी न्यूज जो है उसकी तरफ चलते हैं और बात करेंगे हम फवाद चौधरी साहब की। बिल्कुल जी, फवाद चौधरी साहब का कहना है कि जी बस 6 महीने की बात है, 6 मंथ्स के अंदर अंदर जो है वो जी हम जो है बिल्कुल सब कुछ ठीक हो जाएगा और महंगाई जो है वो खत्म हो जाएगी। कैसे खत्म हो जाएगी पता नहीं, लेकिन
जैसे बाकी चीजें खत्म हो रही है ना हमारे यहाँ, आपको पता है हमारे यहाँ जो है वो एक्सट्रीमिज्म खत्म हो रही है, बिल्कुल एक्सट्रीमिज्म एकदम हमने खत्म कर दी है। हम इसी तरह से महंगाई खत्म करेंगे। एक्सट्रीमिज्म कैसे खत्म कर दी हमने, इंतहा पसंदों को हमने कैसे खत्म कर दिया है, ये तो आप लोग सब जानते ही हैं। मैं सबसे पहले आपको पिक्चर दिखाती हूँ। ये है जी मौलाना अब्दुल अजीज, ये है जनाब लाल मस्जिद का मौलवी है। और इस्लामाबाद में जो लाल मस्जिद है वहां पे जब ऑपरेशन किया गया था परवेज मुशर्रफ की तरफ से, जनरल परवेज मुशर्रफ की तरफ से, तब ये बुर्का पहन के भागा था। अब ये खैर वापस आ चुका है और कई बार इसने तालिबान के फ्लैग्स जो है वो अपनी लाल मस्जिद पे लहराए, जिसके ऊपर ना तो इसको अरेस्ट किया गया, ना इसके ऊपर कोई मुकदमा बना, ना इसको कोई डांट फटकार पड़ी। बस इसे रिक्वेस्ट की कि सर प्लीज ये फ्लैग्स सर अगर आप उतार देंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी। गवर्नमेंट इससे हाथ जोड़ के बात करती है, एस्टेब्लिशमेंट इसके पांव पकड़ती है और इस तरह से जी इनको कहा गया कि जी ये फ्लैग्स अगर आप हटा दें तो माइंड ना करें। लेकिन अब इसने ये कहा है कि जी फैसल मस्जिद जो इस्लामाबाद में फैसल मस्जिद है उसके लिए वहां पे कई बार लोग जाते हैं घूमने फिरने, ऐसे ही कुछ और है नहीं। इस्लामाबाद एक बड़ी ड्राई सी सिटी है, ऐसे हमारे पास कुछ घूमने फिरने की ज्यादा जगहें नहीं है, छोटी सी सिटी है। तो यहाँ पे जी लोग पार्कों में चले जाते हैं और अपने साथ खाना भी ले जाते हैं और कभी वहां बैठ के पिकनिक भी मना लेते हैं और कभी मूड होता है तो मस्जिद के अंदर भी चक्कर लगा लेते हैं, देखे तो कैसी लाइटें लगाई हैं, कैसे पंखे लगाए, तो जी वो भी देख लेते हैं। तो इस मौलवी का कहना ये है कि जी ये जो लोग जाते हैं ना घूमने फिरने, ये चीजें जो है गवर्नमेंट बंद करवाए और मस्जिद को जो है लोगों की बिल्कुल भी लोगों को परमिशन नहीं होनी चाहिए कि वो मस्जिद में जाएं सिर्फ घूमने के लिए, सिर्फ मस्जिद को देखने के लिए और वहां बैठ के पिकनिक मनाने के लिए। अगर गवर्नमेंट ने ऐसा ना किया तो फिर इस मौलवी ने ये कहा है कि इसके जो लाल मस्जिद के मौलवी जो और मस्जिद मौलवी इसके साथ जो होते हैं, जो इसके स्टूडेंट्स हैं मदरसे के, जो कि लाल मस्जिद का भी काफी बड़ा हिस्सा एक ऐसा है जिसपे इसने जबरदस्ती कब्जा किया हुआ है और वहां पे इसने अपना मदरसा बनाया हुआ है और कोई गवर्नमेंट अभी तक इसको हिला नहीं पाई है। तो यहाँ तक कि परवेज मुशर्रफ ने भी कोशिश की थी मगर कुछ खास हो नहीं पाया। तो उसका कहना है कि अगर गवर्नमेंट ने मेरी बात ना मानी, उसने कोई रूल्स ना बनाए कि लोग वहां पे जाके घूमे फिरे, नहीं लोग वहां पे बैठ के पिकनिक ना बनाए, लोग वहां पे मस्जिद को देखने के लिए ना जाएं, तो लाल मस्जिद में जो इसके साथी मौलवी हैं, जो इसके साथी मदरसे के इसके साथ जो मदरसे में स्टूडेंट्स हैं, वो जाकर फैसल मस्जिद पे कब्जा कर लेंगे। बिल्कुल जी हो सकता है, बहुत पॉसिबल है, इसके पास हथियार भी हैं। पिछले दिनों भी इसने पिक्चर लगाई थी जब तालिबान के फ्लैग्स लगे थे, तब भी ये जो है गन्स वन्स लेके बैठा हुआ था। और अगर आप वैसे भी इस्लामाबाद को अगर जानते हो या जो इस्लामाबाद में रहते हो, अगर आप लाल मस्जिद के पास से गुजरेंगे तो लाल मस्जिद की छत के ऊपर आपको बहुत सारे लोग खड़े हुए नजर आएंगे जिन्होंने मोटे मोटे डंडे उठाए होते हैं और अगर उनको जरा सा भी कुछ कहा जाए तो उस डंडों से वो आपकी गाड़ी को भी तोड़ सकते हैं और आपके सर को भी। तो मेरा ख्याल है गाड़ी तो दोबारा बन जाती है लेकिन सर जो है मैंने सुना नहीं बन पाता, इसलिए मैं ना सिर्फ इधर इधर से बात करती हूँ, मैं लाल मस्जिद के आसपास बिल्कुल नहीं जाती। तो खैर हम आगे आपको बताते चले कि जी इस मौलवी ने ये कहा है। साथ ही साथ जी बड़ा ही वार्म वेलकम दिया जा रहा है साद रिजवी को। बिल्कुल जी, साद रिजवी जो कि आप जानते ही हैं टीएलपी का जो हेड है, उसको यानी जो खादिम हुसैन रिजवी का बेटा है और अब अपने बाप के बाद वही चला रहा है टीएलपी को, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को, जिन्होंने 8 पुलिस वाले रिसेंटली मार दिए थे सिर्फ इसी वजह से कि उनको रोका जा रहा था प्रोटेस्ट करने से कि जी फ्रेंच एम्बेसी में ना जाएं, फ्रेंच एम्बेसडर को निकालने का ना करें, उसके पीछे। और फिर उसके बाद उसको बड़ी इज्जत के साथ छोड़ दिया गया। जब उसको जेल से निकाल दिया गया है तो उसके बाद उसका वेलकम कैसे हुआ ये हम बताएंगे आपको एक वीडियो के बाद। जी ये वीडियो आपने देखी, ये जो हाथ उठा उठा के ऐसे ऐसे कर रहा था, ऐसे ऐसे कर रहा था, जी बिल्कुल ये कोई लीडर नहीं था, ये कोई बहुत अजीम आदमी नहीं था, ये था साद रिजवी।
اور یہ سعد رضوی وہی ہے جنہوں نے بے شمار لوگوں کو مار ڈالا ہے، اور اس کے بعد ان کی جو پارٹی ہے اس کے آگے سے بینڈ آرگنائزیشن کا نام بھی ہٹا دیا گیا ہے، اور اب ان کو کہا گیا ہے کہ آئیے جی آپ پنجاب میں جب الیکشنز ہوں گے، یعنی 2023 میں جو الیکشنز ہوں گے، تو پنجاب کی طرف سے یہ اس الیکشن میں حصہ لے سکتے ہیں، اور ہو سکتا ہے اگلا چیف منسٹر یہی بن جائے۔ آپ کو یقین نہیں آتا نہ کیجیے، مجھے کیا، دیکھ لیے گا۔ خیر ایک ویڈیو اور دیکھتے ہیں۔ سید ماشاء اللہ خوش ہیں، ہمارے لیے بھی خوشی کا جی یہ تھے اعجاز چودھری۔ اعجاز چودھری جی پاکستان تحریک انصاف کے پنجاب کے پریزیڈنٹ ہیں، یعنی عمران خان صاحب کی پارٹی سے ان کا تعلق ہے، اور پنجاب کی طرف سے، اور یہ جی جو گلے لگائے تھے نا، جو جھپیاں پا رہے تھے، یہ جھپیاں پا رہے تھے جی کس کو بھلا؟ سعد رضوی کو۔ سعد رضوی کو یہ ویلکم کر رہے تھے، اس کو پھول دے رہے تھے، اور اسے کہہ رہے تھے واہ جی آ گئے، تسی واپس آ گئے ہو۔ تو جی یہ تو حال ہے یہاں پر، اور اس کے بعد ہم یہ سوچتے ہیں کہ جی پاکستان سدھر جائے گا، پاکستان میں سے یہ انتہا پسند ختم ہو جائیں گے، پاکستان میں اس طرح کی باتیں جو کی جاتی ہیں دوسرے مذہب کے خلاف، اور ہر وقت جو ایک طرح کے ایکسٹریمزم چل رہی ہوتی ہے وہ نہیں چلے گی، تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے۔ اس خیالات میں بالکل بھی نہ رہیے گا، اور اگر آپ ایسا سوچتے ہیں تو مجھے آپ کی عقل کے اوپر شک ہوگا۔ تو بالکل جی پاکستان میں یہ سب کچھ تو چل ہی رہا ہے، اور ساتھ ساتھ ہم ایک چیز اور بتا دیں جی، پاکستان میں جیسے ہم آج دیکھ رہے تھے کہ جی رول آف لا انڈیکس ایک آیا ہے، اور اس کے اندر پاکستان کا نمبر ہے 130 نمبر پاکستان کا ہے، اور انڈیا کا ہے 79۔ تو جی بالکل ہمارے اس کے اوپر بہت لوگ بڑے ناراض ہیں کہ جی ایسے کیسے، ہمارے یہاں تو ایسا نہیں ہوتا، ہمارے یہاں تو آپ کو پتہ ہی ہے تاریخ پہ تاریخ، تاریخ پہ تاریخ، تاریخ پہ تاریخ، ہماری عدالتیں جو ہیں وہ بڑی جلدی فیصلے دے دیتی ہیں۔ جیسا آپ نے دیکھا ہی کہ ہماری عدالتوں کے فیصلے آپ دیکھ ہی رہے ہیں، جیسا کہ پہلے میں نے آپ کو دکھایا مولانا عبدالعزیز، اس کو نہ اریسٹ کیا ہماری عدالتوں نے، نہ کوئی اس کے اوپر ایکشن ہوا، کچھ بھی نہیں، اسی طریقے سے دھڑلے سے بیٹھا ہوا ہے، اور اس کے بعد دھمکیاں دیتا رہتا ہے۔ اسی طرح سے سعد رضوی کو ہماری عدالتوں نے چھوڑ دیا اور کہا کہ جاؤ بیٹا، تم تو بالکل جیسے کہتے ہیں نا گنگا نہا کر آئے ہو، تمہارے اندر تو کوئی برائی نہیں ہے، تم جاؤ اور جا کے پبلک کو مارو پیٹو، کچھ بھی کرو، پولیس والوں کو مارو چاہے پبلک کو مارو، ہم تمہیں کچھ نہیں کہیں گے۔ بالکل جی اس کو بھی چھوڑ دیا گیا۔ ساتھ ہی ہم نے کیس دیکھا تھا مشال خان کا، جو اسٹوڈنٹ تھا، آپ جانتے ہیں کہ پشاور یونیورسٹی میں جو کے پی کے یونیورسٹی تھی، وہاں پہ ہم نے مشال خان کا کیس دیکھا، اور اس کو جس طرح سے مارا گیا، کیمرے میں بھی موجود ہے، وہ فوٹیجز بھی موجود ہے، اور ہزاروں لوگ کھڑے ہوئے دیکھ رہے تھے، لیکن کسی نے اس کو بچانے کی کوشش نہیں کی۔ اس کے ٹیچر کو بھاگ کر امریکہ جانا پڑا، مشال خان کو جو بچانے کی کوشش کر رہا تھا اس بیچارے کو پاکستان سے بھاگ جانا پڑا۔ اب جن لوگوں کو اریسٹ کیا گیا تھا اس پریشر میں آ کے کہ جی ان کی تو ویڈیو موجود ہے اور یہ تو جی سوشل میڈیا پہ دیکھے جا رہے ہیں، ان کو ایک دو تین کر کے سب کو چھوڑ دیا گیا۔ اور جی اس کے اوپر میں بہت ہی احسان مند ہوں، اور میں بہت ہی فخر کرتی ہوں کہ ہماری عدالتیں اتنے زبردست قسم کے فیصلے دیتی ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ ہم نے دیکھا جنید حفیظ کو پچھلے 9 سال سے جو ہے وہ ایک بلاسفیمی لا کے اندر جو ہے کہنا چاہیے ایک الزام لگا کے جی انہوں نے کوئی گستاخی کی تھی مذہب کے خلاف، یہ کر کے ان کو 9 سال سے جیل میں بند کیا ہوا ہے۔ بالکل یہ وہ ملک ہے جہاں پہ سعد رضوی جیسے لوگوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے، جہاں پر یہ مولانا جو ہے لال مسجد والا اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے، لیکن جنید حفیظ کو بند کر دیا جاتا ہے۔ بالکل جی اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ جی ہمیں تو کوئی کچھ نہ کہے۔ ابھی جی 1-2 دن پہلے لاہور میں جو ہے ایک کانفرنس کی گئی تھی، اور وہ ان کے نام تھی آسما جہانگیر صاحبہ کے۔ آسما جہانگیر صاحبہ کو کون نہیں جانتا، ہم سب ان کے فین ہیں اور سبھی کو وہ بے حد پسند ہے۔ بالکل جی آسما جہانگیر صاحبہ کے نام سے یہ کانفرنس ہوئی تھی، اور وہاں پہ کیا باتیں ہوئی ہم آپ کو 2 ویڈیوز دکھائیں گے۔ ہم پہلے فرسٹ ویڈیو دیکھتے ہیں، اور یہ ہے جی علی احمد کرد۔ مجھے افسوس ہوتا ہے، میں ذمہ دار آدمی ہوں، مجھے افسوس ہوتا ہے کیوں ہم اس حالت پہ پہنچے۔ یہ 22 کروڑ عوام کا ملک ہے، 22 کروڑ عوام کا ملک ہے، 22 کروڑ عوام کا ملک ہے، اور ایک جنرل
22 करोड़ आवाम के ऊपर हावी है। बारी है या तो उस जनरल को नीचे आना पड़ेगा या लोगों को ऊपर जाना पड़ेगा। तो इसलिए जी, ये थे अली अहमद कुर्द और ये कह रहे थे कि जी 22 करोड़ लोगों के ऊपर एक जनरल हो, या तो जनरल को नीचे आना पड़ेगा या अवाम को ऊपर जाना पड़ेगा। मुझे लगता है अवाम को ही ऊपर जाना पड़ेगा, वो भी वो वाला ऊपर जहां से वापस कोई आता ही नहीं, क्योंकि इनको तो कुछ बोला नहीं जा सकता और कोई बोलने की हिम्मत भी नहीं रखता और कोई हटाने की हिम्मत भी नहीं रखता। वरना आप देख ही रहे कि हर किस्म के सिविलियन इदारे में हमारे यहाँ कोई ना कोई रिटायर्ड जनरल जो है वो बैठा हुआ है और लाखों की तनख्वाह ले रहा है। आप स्टील मिल को ही देख सकते हैं, स्टील मिल सालों से बंद पड़ी है, लेकिन जो जनरल साहब वहां पे लगे हुए हैं वो लाखों की तनख्वाह ले रहे हैं और कोई पूछने वाला नहीं है कि सर यहाँ पे आप करते क्या है, कि आप छतों से जाले उतारते हैं मकड़ी के, या आप करते क्या है, क्योंकि स्टील मिल तो बंद है। तो लेकिन ये कि अगर ऐसा कोई पूछेगा तो फिर उसी को जवाब मिलेगा ना, अब्बा डब्बा जब्बा। खैर, हम आगे चलते हैं और हम आपको नेक्स्ट वीडियो दिखाते हैं और ये भी जनाब हमारी अदालतों से ही रिलेटेड है और फिर आप देखिए कि किस फर्राटे के साथ झूठ बोला जा रहा है। आज तक किसी की हिम्मत नहीं हो हमें रोकने की। हमारी अदालत जो फैसला करना चाहती है फ्री है करने के लिए और करती है, हर एक का मुआवजा करती है जिसका मुकदमा सामने आता है। तोबा तोबा तोबा, कितना बड़ा झूठ बोल रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया ही कि यहाँ पे किस तरह से केसेस चल रहे हैं और उसके बाद अगर हम देखें हमारे जो बड़े फेमस किस्म के एक पर्सनालिटी पाकिस्तान में मौजूद है, मियां मिट्टू के ऊपर ना कोई केस बनाते हैं, ना कोई केस लगाते हैं, ना उसको पकड़ते हैं। सारी दुनिया जानती है कि किस तरह से वो बच्चियों को उठा के हिंदुओं की ले जाता है और उसके बाद जबरदस्ती मजहब बदलवा देता है, लेकिन किसी के अंदर इतनी हिम्मत ही नहीं कि उसके ऊपर केस करे, या ये कि अदालत खुद ही जो है वो सो मोटो नोटिस ले और उसको अरेस्ट करे। ऐसा भी नहीं हो रहा। उसके बाद कहते हैं कि जी हम इस इंडेक्स में 130 नंबर पे क्यों है। भाई मैं तो कहती हूँ और ज्यादा होना चाहिए था, हमें तो टॉप पे होना चाहिए था, लेकिन पता नहीं टॉप पे कौन सी कंट्रीज है। मगर खैर शर्म हमको मगर नहीं आती। लेकिन एक चीज और हम देख लें जरा, परवेज मुशर्रफ साहब क्या कह रहे हैं। नहीं, कोर्ट्स को इन्फ्लुएंस करना, कोर्ट्स और देखें ये कोर्ट्स, अनफॉर्चुनेटली ये कहना पड़ता है जो कहना नहीं चाहिए। हमारी जुडिशरी, मुझे उम्मीद है कि ये कोई अदल और इंसाफ की तरफ आ जाएं। ये कोर्ट्स बिहाइंड द सीन प्रेशर में काम कर रहे होते हैं, डिसीजन दे रहे होते हैं जी। अब बिहाइंड द सीन वो प्रेशर जो है उसको रिलीज करने में, उनसे डील करने में आर्मी चीफ का रोल था और उसकी वजह से वो कोर्ट ने जजमेंट नहीं, जजेस नहीं, गवर्नमेंट से और गवर्नमेंट ने फिर जिसके ऊपर प्रेशर डाल रहे थे जो कोर्ट्स के ऊपर, वो उन्होंने रिमूव किया, तो उन्होंने मुझे अलाउ कर दिया कि जी ट्रीटमेंट के लिए बाहर जाए। जी, तो आपने देखा परवेज मुशर्रफ साहब किस तरह से बात कर रहे थे। बिल्कुल जी, हमारे कोर्ट्स बिल्कुल आजाद है, अपनी मर्जी से काम करते हैं और यही वजह है कि बहुत आराम से काम करते हैं और पूरे टाइम तो हमारे जजेस जो हैं वो छुट्टियों पर रहते हैं और जब देखो तो कभी गर्मी की छुट्टियां, कभी सर्दियों की छुट्टियां, कभी स्प्रिंग हॉलीडेज, कभी कुछ हॉलीडेज, तो वो हॉलीडेज हैं कि खत्म ही होने में नहीं आती। खैर, हम इसके ऊपर भी एक लंबा चौड़ा शो करने का सोच रहे हैं और बहुत जल्दी करेंगे। हम आगे बढ़ते हैं और हम आपको जी दिखाते हैं जी हमारे जो है गवर्नर हैं पंजाब के चौधरी सरवर, और ये भी जी करतारपुर कॉरिडोर में हमें आते जाते नजर आते हैं। और उसके बाद बहुत ज्यादा इन्होंने एक बारी कोशिश की थी कि ये कुछ वो पगड़ भी बांध सकते हैं, जो उनसे नहीं हो पाया। उसके ऊपर भी काफी खैर लोग बातें कर रहे थे, तमाशे कर रहे थे, लेकिन कोई बात नहीं, ऐसा भी होता है इस तरह के कामों में। इमरान खान साहब ने जैसा कि कहा है कि जी सर्दियां आ रही हैं, सर्दी में गैस भी नहीं मिलेगी, तो बस आपने कांपना नहीं है। ये बात खान साहब कह रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि सर्दियों में हमें कोई इस तरह का फैशन करना पड़ेगा जिसमें कि हमने ब्लैंकेट और पिलो सब साथ लेकर ही घूमेंगे, पूरा बेड जो है साथ साथ ही घूमेगा, तभी सर्दी जाएगी, वरना नहीं।
सनी देओल जी को देख के मुझे याद आया कि करतारपुर कॉरिडोर वो आए थे और एज यूजुअल हमारा हैंडपंप लेके नहीं आए थे और बड़े मजे से बैठ के चले गए। लेकिन ये कि आज का जो हमारा टॉपिक था यानी कि हमारी अदालतें और उनके फैसले और आसमा जहांगीर साहिबा की हमने बात की, तो बिल्कुल ये भी वही चल रहा था, यानी कि तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। तो ये सनी देओल जी का डायलॉग था फिल्म का, और यहाँ पर भी यही होता है कि तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, लेकिन फैसला नहीं हो पाता। लोगों को फैसला क्या, लोगों को जिसे कहना चाहिए इंसाफ नहीं मिल पाता, और ये बहुत एक फिक्रमंद वाली बात है। लेकिन साथ ही साथ महंगाई भी जो है वो हमारी बहुत हाई से हाई होती चली जा रही है। प्राइस जो है वो जिस तरह से इंक्रीज हो रही है, लोगों की चीखें निकल गई हैं। लेकिन एक मौलाना साहब है जिन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। देखिए तो वो क्या कह रहे हैं। एक निशानी जो कुरान ने बयान की है, सिर्फ इस्लाह के लिए मैं बयान कर दूं, मुनाफिकों का एक रवैया ये भी है, यहसबून कुल्ल सैहतिन अलैहिम। मुनाफिक ने छोटी छोटी बात को पहाड़ बना लेते हैं। यहसबून कुल्ल सैहा, मोमिनों का रवैया क्या है? कहते हैं अल्लाह के फैसले। मुनाफिक का कहेगा तौबा तौबा, पता है चीनी कितनी महंगी हो गई? तो क्या चीनी महंगी होगी तो आपका रब भी गरीब हो गया? ये मुनाफिकों का रवैया है, छोटी सी बात को पहाड़ बना देना। वो आज पता क्या हो गया, सब्जी इतनी महंगी होगी, तो फिर क्या हो गया, अल्लाह और पैसे दे देगा। तौबा, गोश्त को तो हाथ नहीं लगाया जाता, तो कोई जरूरी है गोश्त खाना? उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के जमाने में लोग इकट्ठे होकर आ गए, जी गोश्त बड़ा महंगा, फरमाते यार खिसू, तुम सस्ता करो। कहते हैं हम तो खरीदने वाले हैं, सस्ता तो वो करे जो बेचते हैं। कहते तुम मेरे साथ वादा करो ना, 1 महीना गोश्त नहीं खाओगे, देखता हूं सस्ता होता है कि नहीं होता। तुमने ही सस्ता करना है। यहसबून कुल्ल सैहतिन अलैहिम हुमुल अदुव फहज़रहुम। मुआशरे के सबसे बड़े खतरनाक लोग वो हैं जो लोगों में अफरा तफरी क्रिएट करते हैं। पता क्या हो जाएगा, बस ये होने वाला, होता कुछ भी नहीं। क्या हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा क्या बनेगा, कब्र ही बनेगी ना, वो सबकी बननी है। फिर क्या होगा, अपने रब के पास जाना है। भी परेशानी तो उसको हो जो नमाज नहीं पढ़ता, जो झूठ बोलता है, जो फ्रॉड और धोखे करता है। अगर आप सच्चे मुसलमान हैं तो अपने रब के पास जाना है। किसके पास जाना है? वो बद्दू देहाती, उसने बातें सुनी जहन्नम की जन्नत की, कहता है यार एक बात तो बताओ, मरने के बाद जाना किधर है? कहते अल्लाह के पास। कहते वो जो रहमान रहीम है। कहते फिर खैर है जी। तो मौलाना साहब ये बता रहे थे महंगाई हो जाती है तो कोई बात नहीं, कोई घबराने की बात नहीं है, चीनी और मिल जाएगी, चीनी का कोई मसला नहीं है। और इसी तरह की और चीजें भी वो इसी किस्म के चूरन जो है वो उन लोगों को बेच रहे थे जो सामने बैठे थे। और जाते जाते वो लोग, मुझे यकीन है कि साइड पे एक बॉक्स लगा होगा और उसमें बहुत सारे पैसे डाल के गए होंगे मौलाना साहब के लिए, जिससे वो उठा के अपने लिए जो है बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीदेंगे, बड़े बड़े घर बनाएंगे और बाकी चूरन लोगों को बेचते ही चले जाएंगे। हम जी आखिरी में बात करेंगे नरेंद्र मोदी जी की। बिल्कुल जी, इंडिया की बात करते हैं और नरेंद्र मोदी जी की बात करते हैं। 1 साल के बाद जो है वो प्रोटेस्ट, जो फार्मर प्रोटेस्ट चल रहा था भारत में, वो खत्म हो गया है। और नरेंद्र मोदी जी ने जो भी उन्होंने कहा था कि जी बिल पेश किए थे या कोई लॉ ला रहे थे, वो वापस उन्होंने वो सब यू टर्न मारा है उन्होंने। और इमरान खान साहब का कुछ ना कुछ असर तो होना ही था। तो बहरहाल मोदी जी ने भी एक बड़ा यू टर्न मारा है और अब इंडिया के पास भी एक यू टर्न प्राइम मिनिस्टर हो गए हैं। तो लेकिन मेरा ख्याल है कि मोदी जी बहुत ज्यादा यू टर्न्स नहीं मारेंगे। जैसे खान साहब तो खैर हर दूसरे दिन करते हैं, मोदी जी ने पहली बार बिस्मिल्लाह की है यानी यू टर्न मारने की। तो अब देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि इतने 1 साल तक इससे ज्यादा जो है ये प्रोटेस्ट चलता रहा, लेकिन कोई भी फार्मर इनका जो है, कोई किसान जो है इनका वो गायब नहीं हुआ। किसी के ये रिपोर्ट नहीं लिखाई कि जी मिसिंग पर्सन में चला गया है। जबकि पाकिस्तान में अगर यही प्रोटेस्ट पाकिस्तान में होता तो 25% तो अभी तक लोग मिसिंग पर्सन में जा भी चुके होते और उनके घर के लोग पिक्चर्स लेके बैठे होते कि जी इसको प्लीज वापस कर दीजिए। तो लेकिन अच्छी बात यह है कि भारत में हमने ऐसा कुछ नहीं देखा। वरना हमारे यहाँ तो जैसे आप जानते हैं, बलूचिस्तान में ना सिर्फ अब ये कि जर्नलिस्ट, एक्टिविस्ट, बल्कि अब तो स्टूडेंट्स तक गायब होने लगे हैं।
اور کچھ دن پہلے جو ہے وہ کوئٹہ یونیورسٹی سے بھی 2 اسٹوڈنٹس غائب ہوئے تھے جو ابھی تک واپس نہیں آئے ہیں. کون اٹھا کے لے گیا؟ ظاہر ہے جن تو اٹھا کے نہیں لے گئے, ایجنسیز اٹھا کے لے گئی ہیں اور ایجنسیز کو اچھی طرح معلوم ہے کہ کہاں لے گئی ہیں, لیکن واپس نہیں لا رہے. اور ابھی تک باقی لوگوں کو بھی اگر ہم بلوچستان میں دیکھیں تو کافی زیادہ کیسز ایسے ہیں, سندھ میں بھی ہیں ویسے تو, لیکن سندھ اور پنجاب سبھی جگہ ہیں, لیکن سب سے زیادہ کیسز بلوچستان میں ہیں مسنگ پرسنز کے, اور اس کے اوپر کوئی گورنمنٹ کام کرنا تو دور کی بات ہے, بات تک نہیں کرتی. اور ہمارا میڈیا بھی اس کے اوپر ایک دم چپی ساتھ کے بیٹھا ہے. لیکن دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے. ہم تو بولتے رہیں گے, کوئی بولے نہ بولے, ہم تو بولے گا. تو بالکل اب ہم چلتے ہیں اور آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا پلیز, نہیں تو آپ جانتے ہیں نا پھر میں ناراض ہو جاؤں گی, پھر میں رونے لگوں گی. پلیز, تھینک یو.